महाराष्ट्र विधानसभा में अर्बन नक्सलिज्म या शहरी नक्सलवाद को लेकर से निपटने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया गया है। यह विधेयक जो है महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल 2024 के नाम से पिछले साल ही जुलाई में आया था और फिर उसके बाद उसमें कुछ बात हुई थी तो वो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था, जहां पे पक्ष विपक्ष सभी लोग रहते हैं, और उसके बाद सेलेक्ट कमेटी के बाद वापस आया और ये विधानसभा में पास कर दिया गया है। विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद में भी पास हो जाने के बाद ये फिर राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल अगर इसे साइन कर देते हैं तो ये कानून बन जाएगा। और देखा जाए तो यह वर्तमान समय में, जबकि केंद्र सरकार एक तरफ ये कह रही है कि वो 31 मार्च 2026 तक वो भारत में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देगी, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार अर्बन नक्सल या शहरी नक्सलवाद जैसे चीजों को रोकने के लिए इस तरह के कड़े कानून लागू कर रही है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? अगर प्राइमरीली रूप से देखा जाए तो लगता है कि एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि वो नक्सलवाद को समाप्त कर देगी, दूसरी तरफ एक राज्य सरकार है जो कि उसी सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई है, वो शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद के प्रभाव को रोकने के लिए कड़े कानून ला रही है। तो कंट्राडिक्शन है, लेकिन इसको समझिए, अभी तक जो नक्सलवाद है वो देश के दूर दराज क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समयों से 10-15-20 साल पहले यानी 2010 के बाद से लेकर जो है ये देखना शुरू किया गया कि नक्सलियों ने अपना एक टैक्टिकल यूनिट फ्रंट ना बनाया है जो कहीं ना कहीं शहरों में केंद्रित है। यह उन जो नक्सली हैं जो रिमोट एरिया में काम करते हैं, जो उग्रवादी हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट से देके सेफ हाउस तरह से वैचारिक आधार पे दे, और अगर वो किसी जगह से निकल गए हैं, समाप्त हो गए हैं, सरकार ने उस रिमोट एरिया से उसे समाप्त कर दिया है, तो भी शहर के किसी पॉकेट्स में एक विचारधारा के रूप में अपने आप को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को जो है प्रधानमंत्री ने या और भी सत्ता पक्ष के लोगों ने अर्बन नक्सलिज्म, या हालांकि भारत सरकार औपचारिक दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग नहीं करती है, लेकिन भारत प्रधानमंत्री और इस तरह के लोग इसको उन्होंने संसद में भी कहा है शहरी नक्सली या अर्बन नक्सलिज्म, और इस तरह की एक खतरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, रिमोट एरिया से या जो एक हिंसक जो उग्रवादी मिलिटेंट जो एक्टिविटीज हो रही है, जो कह सकते हो कि मिलिटेंट लेवल पे जो लड़ाई हो रही है, वो वहां से समाप्त होते जा रहे हैं और कुछ 4-5 जिलों में ही छत्तीसगढ़ के बचे हैं, लेकिन एक विचारधारा के रूप में शहरों में इनके बचे रहने की उम्मीद से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आइए इसी संदर्भ में हम इसको देखते हैं। देखिए, 10 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा ने एक विशेष जन सुरक्षा विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो वामपंथी उग्रवादी समूहों में, विशेष रूप से शहरी नक्सलवादियों की गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री वहां के गृह मंत्री भी हैं, तो उन्होंने ही ये पेश किया था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक बार जब ये लागू हो जाएगा, इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। और विपक्षी दलों द्वारा हालांकि इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि इस अर्बन नक्सलिज्म की परिभाषा इसमें अस्पष्ट है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है, गृह मंत्री ने भी किया है, कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तो करते रहे हैं, सदन में भी करते रहे हैं। लेकिन एक बात पूछा गया था कि गृह मंत्रालय से कि अर्बन नक्सलिज्म की क्या परिभाषा है, तो गृह मंत्रालय ने उस तरह से कोई अफर्मेटिव जवाब नहीं दिया था। तो ये इसको लेकर अस्पष्टता की बात है, लेकिन मूल रूप से इसको आप ऐसे समझिए कि वो विचारधारा जो कि नक्सलवाद और उस तरह के जो मूवमेंट है उसको संचालित करती है और उसको पलवित करती है, पोषित करती है, उसका समर्थन करती है, और वो आमतौर पर शहरों में रहती है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? इसमें यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, छात्र हैं, या छात्र नेता भी हो सकते हैं, यानी एकेडमिक वाले हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, मीडिया के लोग हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, एनजीओ के लोग हो सकते हैं, और इन सब का आपस में गठजोड़ भी हो सकता है। ठीक है,
अगर देखा जाए तो इस विशेष जन सुरक्षा विधेयक को लेकर महाराष्ट्र सरकार का रुख क्या है, अभी अगर इसको देखा जाए तो इस विधेयक को पेश करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाले समूहों के खिलाफ कार्रवाई तत्काल जरूरी है। ठीक है, ये लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाले, क्यों मैं एक शब्द को हाईलाइट कर रहा हूं, अभी जब हम बताएंगे कि नक्सलवाद का मूल जो विचारधारा क्या है तो उसमें हम देखेंगे कि लोग ये नक्सलवाद जो है हमारे जो संविधान की आधारभूत संरचना क्या एक है कि संसदीय लोकतंत्र, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, और इस तरह से वो लोकतंत्र के भी अगेंस्ट है और हमारे संविधान की भावना के भी खिलाफ है। बाकी हिंसा आदि चीजों को तो छोड़ दो, जो उसका उद्देश्य है वो हमारे संसदीय लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है। जिस चीज को भी हम पढ़ा रहे थे ना, प्रातिनिधिक लोकतंत्र और ये सारी चीजें भारत की लोकतंत्र की आत्मा है, वो इन सब के बिल्कुल विरुद्ध है। मल्टी पार्टी सिस्टम या इस चुनाव प्रणाली, इन सब चीज को वो छलावा मानता है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यह कानून सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि इसी तरह के कानून तेलंगाना में भी हैं, आंध्र प्रदेश में भी है, ओडिशा में भी है, झारखंड में है, और देखा जाए तो ये सब जो है नक्सलवाद प्रभावित राज्य रहे हैं। और ऐसे में संतुलित और प्रगतिशील कानून उन्होंने कहा बताया गया है। और उन्होंने कहा है कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री या जो कमेटी थी, जो प्रवर समिति थी विधानसभा की, उसके जिसमें तो दोनों पक्षों के लोग थे, उनके द्वारा भी कोई असहमति जारी नहीं की गई है। साथ ही साथ विधेयक में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड भी इसमें प्रस्ताव है। इसके सदस्य जिला मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के सरकारी वकील होंगे और ये सारी चीजें इसमें कही गई है। और इसके तहत कानूनों की जांच केवल पुलिस अधीक्षक लेवल के अधिकारी करेंगे, न कि इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल के। यानी काफी रक्षोपाय इसमें बताया गया है। इसका उद्देश्य देखा जाए तो महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि नक्सलवाद का खतरा केवल नक्सल प्रभावित राज्यों के दूर दराज इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नक्सली संगठनों के माध्यम से शहरी इलाकों में भी इनकी मौजूदगी बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार फ्रंटल संगठन सशस्त्र नक्सली कैडरों को लॉजिस्टिक और सुरक्षित शरण प्रदान करते हैं और नक्सलवाद के इस खतरे से निपटने के लिए जो मौजूदा कानून है वो अप्रभावी है या अपर्याप्त है, क्योंकि इस तरह के फ्रंटल संगठनों के लिए कोई कानून हमारे पास अभी नहीं है तो वो बहुत जगह फैला हुआ है या तो बहुत ज्यादा सख्त है, यानी स्पेशलाइज्ड जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए टारगेट करने वाला कानून नहीं है। और नक्सलियों से जो जब्त साहित्य मिला था, जैसे भीमा कोरेगांव का मामला था और उसके बाद से कई सारे नक्सली जो है अर्बन नक्सली गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद से बहुत सारा महाराष्ट्र में ये देखा गया कि वहां पे एक नक्सलियों का अर्बन एक फ्रंटल जो है शहरी संगठन चल रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है और वो शहरों में जो है एक तरह से अराजकता या भड़काना या दंगे फसाद कराना, इस तरह की चीजों में वो संलिप्त पाया जा रहा है। ठीक है, और ये नक्सली संगठन या उनके जैसे अन्य संगठनों की गतिविधियां उनके संयुक्त मोर्चे के माध्यम से टैक्टिकल यूनिट फ्रंट कहा जाता है, आम जनता के बीच अशांति पैदा कर रही है ताकि संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपनी विचारधारा का प्रचार किया जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया जा सके। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, लोग अपना चुनाव करते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें जो भी सबसे ज्यादा मत पाता है वो सत्ता बनाता है। अब ऐसे में कोई राजनीतिक दल 35-40% मत पात के सबसे ज्यादा पाया है और वो जो है वो जीता हुआ हो सकता है। तो देखा जाए तो आमतौर पे फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम की समस्या होती है कि बहुत कम होता है कि जब 50% से ज्यादा मत पाया हुआ व्यक्ति ही सत्ता में रहे, बाकी उससे लगभग उसके आसपास का जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो मतों का अंतर बहुत कम रहता है। तो ऐसे में काफी बड़ी संख्या के लोग हो सकते हैं जो सत्ता पक्ष से किसी न किसी कारण से रुष्ट हों, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी गई सरकार के विरुद्ध आप सशस्त्र विद्रोह करें, संघर्ष करें, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि गृह युद्ध जैसी स्थितियां ला सकते हैं। आप भड़का के कोई ना कोई चीज आप कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे संसदीय लोकतंत्र या जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके खिलाफ ये चीजें चली जाती हैं। ठीक है, इसमें जो प्रावधान है उसमें यह कहा गया है कि यह विधेयक सरकार को किसी भी संदिग्ध संगठन को
जिसको लगता है कि ये अर्बन नक्सली से जुड़ा है, उसको गैर कानूनी संगठन या अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकता है। और इसके लिए किसी व्यक्ति को इससे जुड़े होने पर दंडित भी किया जा सकता है, जिसमें किसी गैर कानूनी संगठन का अगर वो सदस्य न हो, फिर भी अगर उस गैर कानूनी संगठन के लिए धन जुटाने का काम कर रहा हो, साथ ही साथ किसी गैर कानूनी संगठन का प्रबंधन करने या प्रबंधन में सहायता कर रहा हो, या कोई गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए हो। इसमें 2 लाख से लेकर 5 लाख तक जुर्माना, 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। सबसे कठोर जो सजा है 7 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना है। इसके तहत अपराध संज्ञेय है, अर्थात वारंट की जरूरत नहीं होती है, और जो है अपराध है वो गैर जमानती है, यानी सामान्य तरीके से जमानत नहीं मिलेगा। हाँ, बड़े पैमाने पर जाके, बड़े अदालतों में जाके जमानत इसमें मिलता है। ठीक है। अब ये जो मैंने कहा था ना कि जो इनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये उद्देश्य लाया गया है वो ये है कि जो नक्सलवाद है वो हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो पहले नक्सलवाद क्या है, आप लोग पढ़ते ही होंगे कि नक्सलवाद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों से के लिए चलाया जाने वाला एक वामपंथी चरमपंथ तरह का उग्रवादी, यानी वामपंथी उग्रवादी तरह का जो है आंदोलन है, संघर्ष है, हिंसक संघर्ष है, जो भारत के पूर्वी राज्यों में, अति पिछड़े क्षेत्रों में, अल्प विकास या अन्य क्षेत्रों में ये पनपता है। ठीक है। और उसका जो है कि जहां पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वंतना होती है, ये जो वामपंथी लोग हैं वो माओ से तुंग की विचारधारा से प्रभावित हैं कि सत्ता बंदूक की नली से आती है। और खास बात यह है कि वो भारत की संसदीय और लोकतांत्रात्मक शासन प्रणाली को छलावा मानते हैं, कि हमारे यहाँ पे जो संसदीय और लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको वो छलावा मानते हैं, और उसको हिंसक संघर्ष के द्वारा, हिंसक विद्रोह के द्वारा उसको उखाड़ फेंक कर एक नव जन लोकतंत्र, जैसे जो चीन में है पीपुल रिपब्लिक, उसको अपने कहता है ना पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वो भी पीपुल है, नव जन लोकतंत्र वो बनाना चाहते हैं। सिंगल पार्टी और उनकी जो व्यवस्था रहेगी उसको वो लाना चाहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो नक्सलवादी हैं ये देश से अलग होने की बात नहीं करते हैं, यानी अलगाववादी तो नहीं है, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो भारत के संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। और ये अपनी इसी खिलाफ की विचारधारा के तहत जो जहां भी ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं वहां पे लोगों को मतदान देने से रोकने के लिए इन्होंने हर हथकंडा अपनाया है। यहां तक कि इन्होंने ये भी कहा है कि जिसकी उंगली में निशान लगेगा, जैसे होता ना सरकार कहती है या चुनाव आयोग करता है कि उंगली में निशान गौरव की बात है, तो इन लोगों ने कहा कि जिसकी उंगली में निशान लगा होगा यानी मतदान का, उसकी उंगली ही काट दी जाएगी। इस तरह के धमकियां और उसके बावजूद भी इन्होंने मतदान का बहिष्कार कराने का लगातार प्रयास किया है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे घुसती जा रही हैं, वैसे वैसे नक्सलियों का डर लोगों में, खासतौर से जो गरीब और वंचित लोग हैं उनमें से निकलता जा रहा है। और यह मतदान प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ या अन्य जिलों में, अन्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बढ़कर भागीदारी के रूप में दिखाई देती है। लेकिन एक समस्या और है, पिछले कुछ वर्षों में नक्सलियों ने अनेक भारत विरोधी संगठनों के साथ मिलकर शहरी स्तर पर एक टेक्टिकल यूनिट फ्रंट भी अपना बना लिया। लड़ाई करने का एक स्ट्रेटेजिक यूनिट फ्रंट तो है ही, एक टेक्टिकल यूनिट फ्रंट भी बना लिया है, अपना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, जो कहीं ना कहीं नक्सलियों को उनको मदद देती है कि कहीं कोई जरूरत पड़ गई, रुपए पैसा फंडिंग की जरूरत पड़ गई तो बाय रूटिंग करके सीधे नहीं आ सके। टेरर फाइनेंसिंग को लेकर कई सारे कानून हैं, तो उसको विभिन्न एनजीओ के रूप से, विदेशों के रूप से जो पैसा आ रहा है उसको कैसे साइफन ऑफ करके पहुंचाया जाए, उनके लिए लेख लिखा जाता है, उनके लिए कोर्ट्स में लड़ाई लड़ी जाती है, उनके लिए आप कह सकते हो कि आंदोलन चलाए जाते हैं, उनके लिए नैरेटिव गढ़े जाते हैं, उनको अगर वो हमले में घायल हो गए हैं तो उनको सेफ हाउस में रख के उनको पनाह दिया जाता है। और एक तरह से एक ऐसा केंद्र बनाया जाता है शहरी क्षेत्रों में जो कि नक्सलवाद को मजबूत करने के लिए और उसकी विचारधारा को एक संरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो ऐसे में सरकार प्रयास तो कर रही है नक्सलवाद को उन दूर दराज के क्षेत्रों से हटाने को लेकर, लेकिन ये जो शहरी क्षेत्रों की समस्या है ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसने अन्य भारत विरोधी तत्वों के साथ भी गठजोड़ कर लिया है और लोकतांत्रिक तरह से चुनी गई सरकार के खिलाफ ये देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है
नक्सलवाद का घोषित उद्देश्य तो देखिए, मैं इसको बता देता हूं कि अब तो खैर खत्म ही होने वाला है, फिर भी बता दूं। नक्सलवाद का दो लक्ष्य है। एक, उसका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वह है कि विद्रोह के माध्यम से, वो भी सशस्त्र, दीर्घकालीन सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर वैकल्पिक राज्य संरचना के रूप में नव जन लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये उनका मेन लक्ष्य है। और इस क्रम में नक्सलवाद भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विरोध करके इसे छलावा कहता है, यानी इसको कहता है कि इसके जगह हम जो है नव जन लोकतंत्र, न्यू पब्लिक डेमोक्रेसी लाएंगे, चाइना जैसा जो डेमोक्रेसी है वो लाने की बात कर रहे हैं। अब ये राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति करना है, इसके लिए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो उस जोड़ने के लिए, लोगों को अपने उद्देश्यों से जोड़ने के लिए, इसके लिए तो लोग जुड़ेंगे नहीं, तो उसके लिए ये शॉर्ट टर्म अप्रोच ये रखते हैं कि स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कि लोगों के अधिकारों की बात करो, जल जंगल जमीन या उनकी जो समस्याएं हैं उनकी बात करो, उन सारी चीजों को करके उनको अपने साथ जोड़ो। आप अगर देख रहे होंगे कि इधर बीच आप वैसे भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल अनरेस्ट चलता है उसमें देखते होंगे कि कई सारे लोग जिनका उस विचारधारा या जो मांग है उससे डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जुड़े रहते हैं। कई किसान आंदोलन हो रहा है तो उसमें मजदूर वाला भी हो सकता है, उसमें कोई सरकार का विरोधी भी हो सकता है, कोई वामपंथी विचारधारा भी हो सकता है। उनका उद्देश्य क्या है कि अपनी ताकत को ज्यादा दिखाया जाए। अपना अलग अलग मेन लक्ष्य अलग अलग है, लेकिन एक जगह ताकत को इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे की बात करके अपनी ताकत को मजबूत करना है। तो ये जो जल जंगल जमीन की नक्सलवादी बात करते हैं, ये एक्चुअल में इनका हाथी का दिखाने का दांत है। असली दांत तो इनका ये है, नवजन लोकतंत्र। और इसको सिंपल समझना हो तो चीन का जो लोकतंत्र है, जो सी जिनपिंग वाला जो लोकतंत्र है या माओ वाला जो लोकतंत्र है चीन में, आप कहेंगे सर चीन में कौन सा लोकतंत्र है? हाँ, तो उनका वही लोकतंत्र है जिसमें एक पार्टी ही सब कुछ होती है, एक पार्टी ही, और उसी में चुनाव होता है। सोचिए, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा।